हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ऑस्मोसिस की हेल्प से बेटा हमने चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना शुरू कर दिया था। आज उसकी और डिटेलिंग करनी है और आज की क्लास में मोस्ट ऑफ द काम जो होगा वो एनसीईआरटी रीडिंग का ही होगा। एनसीईआरटी आपको क्लिप दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, मैं भी रीड करता रहूँगा और आप भी देखते रहेंगे साथ साथ में। जहाँ जहाँ मैं आपसे नोट करने के लिए कहूँगा आप वो पॉइंट्स लिखते रहेंगे। तो बेटा ओस्मोसिस क्या था? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ओस्मोसिस वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक बहुत पतली सी लेयर होती है, एनिमल स्किन से भी निकल जाती है, आर्टिफिशियल भी होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ओस्मोसिस के बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि आप किशमिश जब पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती हैं, और किशमिश का फूलना हमें ये इंडिकेट करता है कि भाई सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, अंदर पानी जा रहा है। जो पानी था पीने लायक उसमें शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम थी, लेकिन जो रेजिन्स के अंदर है वो शुगर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा है। यही हमारा क्या होता है बेटा, यही हमारा ऑस्मोसिस है। ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया था कैरेट का और रेडिश का। इनके अंदर मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सादे पानी में वो इतने नहीं होते। कॉन्सेंट्रेशन रेडिश और कैरेट के अंदर सॉल्ट की या और भी सब्सटेंसेस की ज़्यादा है, सादे पानी में नहीं है। इसलिए पानी में जब आप उनको रखोगे तो किशमिश की तरह ही इनके अंदर भी पानी जाना शुरू हो जाएगा इनके आउटर मोस्ट लेयर की वजह से। और जब पानी अंदर जाएगा तो गाजर और मूली पहले की तरह सख्त हो जाएंगी, पहले ये सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर आपके पास सॉफ्ट रेडिश या कैरेट है तो उसको पानी में डाल के छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद वो अपने आप स्टिफ हो जाएगी ड्यू टू ओस्मोसिस। कुछ और एग्जाम्पल हैं। घर में अचार बनता है बेटा, अचार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पिकल्स होती हैं उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो रॉ मैंगो है, जो कच्चा आम है, उसकी स्लाइसेस को काट के सॉल्ट के सोल्यूशन में डाल देते हैं, ब्राइन को कहा जाता है। और उससे हमारी जो मैंगो की पिकल्स बनने वाली हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर से मॉइस्चर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से आप, जो आपके पास अगर फ्लावर्स है, मान लीजिए आप बुके लेकर आए, किसी ने आपको बुके दिया है बर्थडे पे, तो वो कुछ दिनों बाद मुरझाने लगता है, तो आप उसको फ्लावर्स को निकाल के पानी में रख दीजिए, तो फ्लावर्स फिर से आपके क्या होंगे बेटा, खिल उठेंगे। यानी कि वाटर के फ्लो से, ओस्मोसिस की हेल्प से बहुत से फिनोमिना है जो आसपास चल रहे हैं। अब चलिए एनसीईआरटी में से एक बार इसको रीड करते हैं ध्यान से। ठीक है बेटा, अब पूरी स्क्रीन पे आपको एनसीईआरटी दिखाई देगी। मैं किताब ले रहा हूँ हाथ में और मैं आपको रीड करना शुरू करता हूँ। एक बार आप देखिए, जहां पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट होगा आप मार्क करेंगे, मैं भी आपसे बोलूंगा। अब देखिए बेटा स्टार्टिंग से, देयर आर मैनी फिनोमिना which we observe in nature or at home. For example, raw mangoes shrivel when pickled in brine. कच्चा आम सिकुड़ जाता है, श्रिवल कर जाता है जब उसे ब्राइन यानी नमक के पानी में रखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर से सारा सॉल्वेंट बाहर चला जाएगा। आम के अंदर से, कच्चे आम के अंदर से सारा सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा और जो आम की स्लाइसेस हैं वो हमारी सिकुड़ जाएंगी और अचार बन जाएगा। विल्टेड फ्लावर्स, विल्टेड मीन्स जो मुरझाने लगे हैं, रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सेलाइन वाटर। नमकीन पानी में अगर तुम ब्लड सेल्स रखोगे तो जो नमकीन पानी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ब्लड सेल में से सारा सॉल्वेंट बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर 3 सवाल बन गए कंपटीशन के, कौन कौन से, कि भाई ये हो रहा है किस फिनोमिना की वजह से, तो ऑप्शन दिए होंगे, तो आंसर बनेगा ओस्मोसिस। फ्लावर्स मुरझा गए, ठीक करने के लिए क्या करूँ, पानी में रख दूँ, धूप में रख दूँ, क्या करूँ, पानी में रख दीजिए, ओस्मोसिस की हेल्प से ठीक होंगे। तो यहाँ से आपके टिक मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बुक रीड करा रहा हूँ ध्यान से बेटा। उसके बाद लिखा है, इफ वी लुक इनटू दिस प्रोसेस वी ऑल फाइंड वन कॉमन थिंग, दैट इज ऑल दीज सब्सटेंसेस आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स। इन सब में बेटा मेम्ब्रेन्स तो होती है, जैसे हमारी स्किन है ऐसे ही मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। These membranes can be animal or vegetable origin and these occur naturally such as pig's bladder or parchment or can be synthetic such as cellophane. तो कह रहे हैं बेटा, these membranes appears to be continuous sheets or films yet they contain a network of submicroscopic holes or pores. देखने में तो ये एक सिंपल शीट की तरह लगती है, जैसे कपड़ा दिखता है बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस शीट, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स जो होते हैं वो बने होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट तो उसके आर पार जा सकता है लेकिन उसके आर पार सॉल्यूट नहीं जा सकता। जैसे कि आप कपड़े पर पानी डाल दीजिए मिट्टी में मिला के, तो पानी तो बाहर निकल जाएगा लेकिन मिट्टी थोड़ी बहुत ऊपर रुक जाएगी। सैंड ले लीजिए आप, रेत ले लीजिए, रेत बिल्कुल भी कपड़े के आर पार नहीं जाएगा। नॉर्मल शर्ट जो कॉटन की है उसके आर पार रेत नहीं जा पाता, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा एसपीएम से और किसी का मूवमेंट नहीं होगा।
आगे की लाइंस में यही लिखा हुआ है जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लिखा है स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स बट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट इज हिंडर्ड। मेम्ब्रेन्स हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपसे पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स बनेंगे बेटा इसमें। उसके बाद लिखा है एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास। यहाँ पे आप सारा पढ़ेंगे तो आपको ऑस्मोसिस मिलेगा, आप खुद रीड करेंगे आप फॉर्मूले तक। अब मैं उसके बाद का बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड की क्या एडवांटेज है। ये काफी इंपॉर्टेंट काम है, एग्जाम में आता है, ध्यान देना है, ठीक है बेटा, बोर्ड में आया हुआ है। बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड की एडवांटेज की। पहली बात थियोरेटिकल काम है, सुनना है ध्यान से। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में हम कांस्टेंट टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारे पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स ऐसे हैं बेटा जो हायर टेम्परेचर पे यानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे और लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से हम उनका मोलर मास निकाल सकते हैं। दूसरी एडवांटेज, कुछ पॉलीमर्स, प्रोटीन्स ऐसे हैं जो पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते। तो जो पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे उनकी अमाउंट कम रहेगी। जब उनकी अमाउंट कम रहेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ सॉल्यूट के चेंज से बहुत ज़्यादा चेंज ऑस्मोटिक प्रेशर में आ जाता है। तो आपसे जब भी कोई पूछेगा तो आप दो एडवांटेज देंगे। पहला कि इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसमें हम प्रोटीन्स, जीन्स का भी मोलर मास निकाल सकते हैं जो बॉइलिंग टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते। दूसरा, ऐसे पॉलीमर्स का भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है मोलर मास निकालने में जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में जो वेरिएशंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेशर वाले में हमने देखा है चेंजेस बहुत कम आते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज 53 पे सबसे नीचे बेटा, दिस मेथड इज widely used to determine molar masses of proteins, polymers and other macromolecules। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। The osmotic pressure method has the advantage over other method as pressure measurement is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of molality. As compared to other colligative properties, its magnitude is large even for dilute solutions। जब बहुत कम solute लेके चलोगे तब भी ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आती है वो काफी ज्यादा आती है, यानी इसमें चेंजेस काफी बड़े ऑब्जर्व होंगे अगर आप सॉल्यूट 1 ग्राम से बढ़ाकर 1.2 ग्राम कर दोगे। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में इतना बड़ा चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ। The technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solutes is particularly useful for the biomolecules as they are generally not stable at higher temperature and polymers have poor solubility। तो जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है उसके लिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है उनके लिए भी आप क्या लगाएंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे। यानी कि इस मेथड की दो मेजर एडवांटेज आपको दे दी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी निकल रहे हैं, इसलिए मैं किताब रीड कर रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको बुक रीडिंग कराई नहीं है, लेकिन अब रीडिंग करना जरूरी है। यहाँ से आप पॉइंट्स निकालेंगे और आज के नोट्स आप यहीं से बनाएंगे। मैं एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, अगर आपको उनके आंसर पता है तो आपका काम पूरा परफेक्ट है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो हो ही जा रहा है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अब हम आए अगले पैराग्राफ पे। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये भी बेटा समझ लीजिए, तीन प्रकार के सॉल्यूशंस हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अगर दो सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट है तो उन्हें कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो मींस सेम होता है। अगर दो सॉल्यूशंस में से एक का ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक का कम, तो जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। बात समझ में आ रही है? जिसका ज्यादा है वो हाइपर, जिसका कम है वो हाइपो। तो दो को कंपेयर करना है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आया तो आप आइसोटोनिक हैं, अगर अलग अलग आया तो जिसका ज्यादा है वो हाइपर, जिसका कम है वो हाइपो। अभी क्यों बता रहे हैं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में जहां कहा गया है टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक मींस ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। दो केस बनेंगे, पाई 1 और पाई 2 को आप इक्वेट करेंगे तो C1RT C1RT बराबर हो जाते हैं। तो वो कैसे होगा बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल अगर क्वेश्चन में कहीं पे आइसोटोनिक लिखा हुआ आया है तो आप समझ जाएंगे कि भैया हाँ, अब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दो सॉल्यूशंस की बात चल रही होगी
और दोनों सॉल्यूशंस को आप ऑस्मोटिक प्रेशर आपको इक्वेट करना होगा, न्यूमेरिकल्स में आपको उससे हेल्प होगी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है बेटा इसमें, when such solutions are separated by semi permeable membrane no osmosis occurs। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ओस्मोसिस में मैं आपसे स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूं लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाना है। अब आइसोटोनिक कह रहा है कि भैया कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है जब सेमी परमेबल लगाओगे मेरे भाई तो कहीं पे कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to 0.9% sodium chloride solution called normal saline solution and it is safe to inject intravenously। 0.9% के आसपास हमारी ब्लड सेल के अंदर के फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन है जो नॉर्मल सॉल्ट के फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन से मैच करती है। जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% के आसपास है जो कि नॉर्मल सॉल्ट के सोल्यूशन से मैच करती है। तो किसी को इंजेक्शन देना हो तो आप इस कॉन्सेंट्रेशन का बड़े आराम से दे सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है जहां पर इंजेक्ट किया जाता है वहां स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग का कारण कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। बार जब इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्ट करने के बाद जहां इंजेक्शन लगाया गया है वहां पर थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है और उस एरिया की स्वेलिंग फिर कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, थोड़ा दर्द भी रहता है। कारण कि भाई जब इंजेक्ट करा गया तो कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान नहीं रखा और कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान ना रखने की वजह से ऑस्मोसिस वाली एक्टिविटी हुई और कहीं पर आपके सॉल्वेंट बॉडी में रिटेन रह गया और वो दर्द करेगा। कुछ समय बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसीलिए इंजेक्शन लगाते वक्त भी ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। वो तो खैर आप दवाइयां बनी बनाई आती है, डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से इंजेक्ट करना हमारे लिए काफी जरूरी होता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, ऑन दी अदर हैंड if we place the cells in a solution containing more than 0.9 sodium solution, water will flow out of the cells and they would shrink। अगर ब्लड सेल को 0.9 से ज्यादा कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डाला गया तो सेल सिकुड़ जाएगी, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। एग्जांपल लीजिए, सेल के अंदर का फ्लूइड 0.9% के आसपास है और मैंने सॉल्यूशन लिया है 1% वाला, तो सेल ऑटोमेटिकली श्रिंक ही कर जाएगी ना, ये ऑस्मोसिस है। अगर ये नहीं पढ़े होंगे एग्जांपल तो गलती हो सकती है। अगर 0.9% जो सेल की कंसेंट्रेशन है उसको आपने 1% वाले सॉल्यूशन में रख दिया, 0.9 से ज्यादा वाले में रख दिया, तो सारा सॉल्वेंट सेल के अंदर से बाहर निकल के कहां चला जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा सॉल्यूशन में, और सेल हमारी पहले से क्या होगी बेटा, श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसका रिवर्स आगे लिखा है, अगर 0.9% से कम वाले सॉल्यूशन में आपने सेल को रखा तो सॉल्यूशन में से सारा सॉल्वेंट सेल के अंदर पहुंच जाएगा, तो सॉल्यूशन में से सारा सॉल्वेंट सेल के अंदर पहुंच जाएगा और सेल फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी और थोड़ी देर बाद सेल हमारी बर्स्ट भी हो जाएगी। देखिए क्या ये लिखा है आगे, such solutions are called hypertonic हो गया ये। if the salt concentration is less than 0.9 this solution is said to be hypotonic। in this case water will flow into the cell if placed in this solution and they would swell। और ऐसा करने पर सेल क्या होगी बेटा, हमारी फूल जाएगी। क्या ये एग्जांपल क्लियर हुआ? नहीं हुआ एक बार फिर से देखिए, हमारी ब्लड की जो सेल्स है वो 0.9 कंसेंट्रेशन का फ्लूइड उनके अंदर प्रेजेंट है, यानी मैं कह दूंगा सेल की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% है। इंजेक्शन लगा रहे हो तो इस सोल्यूशन के आसपास ही लगाना, वरना थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। सेकेंड, अगर 0.9% से ज्यादा वाले सोल्यूशन में आपने सेल को रखा तो सेल पिचक जाएगी, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर, और इसका रिवर्स करा तो सेल फूल जाएगी। किन्हीं भी दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर है तो आइसोटोनिक, एक का ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, एक का कम है तो हाइपोटोनिक। अब देखते हैं बेटा आगे और क्या एग्जांपल है। एक बात और ध्यान रखिए, एग्जांपल बहुत ज्यादा दे रखे हैं। बहुत ज्यादा एग्जांपल देने का मतलब क्या हुआ कि आपके लिए छोटे छोटे सवाल ज्यादा बन जाएंगे, आपके लिए काम ज्यादा बढ़ गया, आप छोड़ नहीं सकते। मैंने अभी तक आपको एनसीईआरटी रीडिंग खुद नहीं कराई क्लास में, लेकिन अब मैं करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ कराना बहुत जरूरी है, बच्चे वरना खुद करते नहीं है। अब इस वीडियो को तो आप देख ही रहे होंगे, तो आपको लाइन्स पढ़नी पड़ेगी, और आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा दे रखा है, इसलिए ये टॉपिक और 3 टॉपिक्स थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के जो थे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल सवाल बहुत सारे बन रहे हैं। अब एक एग्जांपल देखो जो बोर्ड में तो नहीं, एक सैंपल में था सवाल
कि हमने एक पानी की बोतल में एग डाल दिया है बॉईल करके। अब हम देख रहे हैं पानी भी है एग भी है, अब एग बाहर नहीं आ पा रहा, मींस एग फूल चुका है अंदर, इसलिए एग बाहर नहीं आ रहा। तो कोई ऐसी एक्टिविटी बताओ जिससे आप इस एग को बाहर ला सकें। सोचिए जरा क्या होगा। दोबारा से, हमने बॉटल में एग डाला है, उस एग बॉइल्ड है, ठीक है बेटा, बॉयल है, पील कर रखा है, छील रखा है, खाने लायक एग है, काटा नहीं है, अभी छील दिया है, बॉटल के अंदर डाला हुआ है एग। अब डाल दिया बॉटल के अंदर, लेकिन बॉटल से बाहर नहीं आ रहा वो एग। तो कोई एक्टिविटी बताइए कि वो एग बाहर आ सके। तो उसका जवाब है कि आप उस पानी में, उस बॉटल में काफी सारा नमक डाल दीजिए। जब आप नमक डाल देंगे तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सॉल्ट की ज्यादा हो जाएगी। बॉटल के अंदर जो पानी है उसके अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब क्या होगा, जो एग के अंदर का वाटर है वो सारा ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर आ जाएगा, और उसकी वजह से एग क्या होगा बेटा, श्रिंक कर जाएगा, एग सिकुड़ जाएगा। और जब एग सिकुड़ जाएगा तो फिर आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। देखिए कॉमन सा एग्जांपल था, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। द फिनोमिना मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। A raw mango placed in concentrated salt solution loses water via osmosis and shrivel into pickle। आचार बनाते वक्त हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में पिकल्स, हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में कच्चे आम को रख देते हैं, जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है और आचार में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड, wilted flowers revive when placed in fresh water। A carrot that has become limp means जो सॉफ्ट हो गई है because of water loss into the atmosphere can be placed into water making it firm again। दोबारा से वो फ्रेश लगनी शुरू हो जाएगी जैसे ही आप उसको पानी में डाल देंगे। इसलिए आपने देखा होगा सब्जी वगैरह वाले, फल वगैरह वाले पानी बार बार ऐड करते रहते हैं, इससे फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्रेश रहते हैं। वाटर विल मूव इनटू द सेल्स थ्रू ऑस्मोसिस। When placed in water containing less than 0.9% salt, blood cells swell due to flow of water। ये वाला एग्जांपल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें अब और नहीं पढ़ना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि खाने में ज्यादा नमक क्यों नहीं खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाओगे तो दिक्कत क्या होगी वो बता रहे हैं। People taking a lot of salt or salty food experience water retention in tissue cell and intercellular spaces because of osmosis। ज्यादा नमक खाने से आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वहां नमक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और पानी आप पीते ही हैं तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में पानी भरना शुरू हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन द पफिनेस और स्वेलिंग कॉल्ड एडिमा। इसकी वजह से आपकी उंगलियां जो होंगी पैरों की वो थोड़ी सॉफ्ट होने लगेंगी और सूजने लगेंगी, और इसका कारण है ओस्मोसिस। इस प्रोसेस को एडिमा कहा जाता है। एडिमा बोर्ड में पूछा भी गया है कि व्हाट इज एडिमा। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ड्यू टू मोर इनटेक ऑफ सॉल्ट इन द फूड, ब्लड सेल्स विल स्वेल अप, और जिसकी वजह से आप स्वेलिंग और पफिनेस महसूस करेंगे। तो बहुत ज्यादा नमक खाने में नहीं खाना है, पॉइंट नोट करना है। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स and subsequently into upper portion of the plant is partly due to osmosis। एक कारण osmosis भी है पेड़ पौधों के अंदर पानी के फ्लो का। कारण तो और भी होते हैं बेटा, सरफेस टेंशन भी होता है, कैपिलरी एक्शन भी होता है, और भी कारण है, लेकिन उसमें एक कारण ऑस्मोसिस भी है। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में पानी चला जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। खाने वाला जो मीट होता है जिसको हम खाते हैं तो उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है बेटा। तो उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। भाई हम नहीं खाते, मैं बता रहा हूँ एक, कि जो भी नॉनवेज खाता है या कहीं कंपनी में नॉनवेज बिकता है, KFC की बात कर लो, तो जितना एनिमल के लिए किया जाता है सारा का सारा मीट यूज नहीं होता एक दिन में, कुछ मीट आगे के लिए भी रखा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसमें भी सॉल्ट सोल्यूशन लगा दिया जाता है। द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। अगर मीट के ऊपर आपने सॉल्ट लगा दिया तो मीट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है लो, मीट के बाहर कॉन्सेंट्रेशन हो गई ज्यादा, तो बैक्टीरिया मीट से निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही फलों के ऊपर, फल मीठे होते हैं, फलों के ऊपर आपने अगर मीठा लगा दिया तो जो फल के अंदर कीड़ा होगा वो बाहर आ जाएगा और वो मर जाएगा, फल उससे खराब नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कितने एग्जाम्पल आ रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं, एक एक एग्जाम्पल सेपरेटली, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको।
Through the process of osmosis, a bacterium on salted meat or candied fruit loses water, shrivels and dies. ओस्मोसिस की वजह से ही नमक लगे हुए मीट पर और मीठा लगे हुए फल पर, कैंडिड फ्रूट्स के ऊपर मीठा लगा दिया गया है, पानी में सैकरिन वगैरह घोल के उसके ऊपर डाल देते हैं मीठा, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरियम जो भी है वो बाहर आ जाएगा और बाहर आ जाने से सूख जाएगा और मर जाएगा और आपका फल और मीट खराब नहीं होने का। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। The direction of osmosis can be reversed if pressure larger than osmotic pressure is applied on the solution side. मैं आपको इससे पहली वाली क्लास में ये बता चुका हूं कि अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगाया तो ओस्मोसिस रिवर्स भी हो सकता है। ओस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ओस्मोसिस को रोक दे, लेकिन अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगाया तो ओस्मोसिस को रिवर्स भी कर सकते हैं। पढ़िए आगे क्या लिखा है। नाउ the pure solvent flows out of the solution through the semi permeable membrane. This process is called reverse osmosis. आपको बता चुका, आर ओ बहुत करते हैं आप घर में, आर ओ का पानी वो सब यही टेक्निक है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जरूरी नहीं है समुद्री पानी को ही साफ करोगे, आप किसी और तरह के सिंपल पानी को भी साफ कर सकते हो। उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, एक डायग्राम आपको दिखा रखा है, आप देख सकते हैं बेटा इसमें से। द प्रेशर, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, खुद पढ़ेंगे आप। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई। A workable porous membrane is a film of cellulose acetate placed over suitable support. कह रहे हैं इस डायग्राम को बनाने के लिए प्रेशर बहुत हाई रिक्वायर्ड है, इस मशीन को चलाने के लिए प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए जो शीट्स वगैरह लगती है वो थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। Cellulose acetate is permeable to water but impermeable to impurities and ions present in sea water. These days many countries used desalination plants to meet their portable water requirements. बहुत सी कंट्रीज बेटा आजकल इस मेथड का इस्तेमाल कर रही हैं वाटर के प्योरिफिकेशन में। कुछ देश ऐसे हैं जो समुद्र से घिरे हुए हैं, जहाँ समुद्र तो है लेकिन पीने का पानी नहीं, जैसे एग्जांपल है दुबई, इजराइल। तो ये लोग क्या करते हैं, समुद्री पानी को साफ कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, कुछ समय पहले इजराइल के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में, तो उन्होंने क्या करा था, इंडिया को 2 गाड़ियां गिफ्ट की थी जिसमें आप क्या कर सकते हैं, समुद्री पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो यानी कि ओस्मोसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि समुद्री पानी भी इससे साफ हो सकता है, लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है, इसलिए पीने के पानी की भी समस्या है। जब ये कॉस्ट कम हो जाएगी तो हम ज्यादा लेवल पर भी पानी को साफ कर सकते हैं। ये सारे नोट्स लिखिए, सारा पॉइंट बनाइए। आज का काम इतना ही रहेगा, पूरा टॉपिक बड़ा है, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िए, रीडिंग कीजिए दोबारा से कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसकी सिर्फ एक्सरसाइज बची है और एक टॉपिक हमारा और रह रहा है, एबनॉर्मल मोलर मास। अब अगली क्लास में हम उसी को स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसके साथ में एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए, कहीं से कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।